नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ ममालिक क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदों पर साबिक़ सूरत हाल को तब्दील करने जैसी कार्रवाई कर रहे हैं और यह मुस्तक़बिल के टकराव के ट्रेलर की तरह है। जनरल नरवणे ने जुमेरात को प्रज्ञान कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि हमने देखा कि कुछ ममालिक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा क़वाइद और ज़वाबित पर मबनी निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज चुपके से किए जाने वाले हमलों, मौका परस्ताना कार्रवाई, साबिक़ सूरत हाल को तब्दील करने और माहौल को जंग की हुदूद से कुछ नीचे तक ले जाने की सूरत में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुस्तक़बिल में होने वाले तसादुम का ट्रेलर अभी से देख रहे हैं। ये इतला जंगी मैदानों, नेटवर्क्स और साइबर स्पेस में रोज़ाना की जा रही है। ये हमारी मुतनाज़िया और फ़ार सरहदों पर भी हो रहे हैं। ये हम पर मुनहसर है कि हम उन ट्रेलर्स की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के उन जंगी मैदानों की शक्लों का तस्वुर करें। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको महसूस होगा कि कल के साइंस फिक्शन आज की हकीकत बन रहा है। इससे निपटने के लिए हमें मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए एक लंबी छलांग लगानी होगी और बिल्कुल नई सफ में जाना होगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जुमेरात की शाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के काफिले पर हमला हुआ। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। 2 बुलेट लगने से कार में छेद हो गया। हमले में अवैसी बाल बाल बच गए, वो महफूज हैं। इस वाक़े के बाद हमलावर मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए। हापुड़ के छिजासी टोल प्लाजा के पास हुई फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई। इधर गाजियाबाद और हापुड़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंची। हापुड़ टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अवैसी जुमेरात की शाम मेरठ जिले के किठौर इलाके में एक मीटिंग करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा से काफिला गुजरने के दौरान कुछ नौजवानों से मजलिस के कारकुनों की किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस दौरान तनाज़ा बढ़ गया। नौजवानों ने अवैसी की कार पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। अवैसी ने बताया कि बाइक पर सवार 2 नौजवानों ने हमला किया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। यात्रा हो गई। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार से बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुआ के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकले तो एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, बढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। हमारी यात्रा हो गई। हमने मीडिया से
कर्नाटक के एक और कॉलेज में हिजाब के मसले पर मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोका जा रहा है। कुंडापुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब का तनाज़ा जुमेरात को भी जारी रहा, जब प्रिंसिपल ने कॉलेज के दरवाजे के करीब हिजाब पहने तालिबात को दाखिले से मना कर दिया। तालिबात ने यह जानने का मुतालबा किया कि हिजाब पहनने पर अचानक पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि कॉलेज में पहले ऐसे कोई रूल्स नहीं थे। प्रिंसिपल ने मुतालिका तुलबा से कहा कि वो हिजाब के साथ क्लासेस में ना आए। उन्होंने तुलबा से कहा कि वो हिजाब उतार कर क्लास में हाजिर हों। कॉलेज के गेट पर प्रिंसिपल और मुस्लिम तालिबात के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने तालिबात को बाहर करते हुए गेट लगा दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर रियासत भर में लागू होता है। इसी दौरान उडीपी के रुकन असेंबली रघुपति भट्ट, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि महकमे तालीम ने क्लास रूम्स में ड्रेस कोड बरकरार रखने का हुक्म दिया। दूसरी रियासतों के कॉलेजों में ड्रेस कोड का मुताला करने के लिए महकमे ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अगर मुस्लिम तालिबात अपने मुतालबे पर कायम रहती हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस का इंतखाब कर सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है, जिस पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी। हुकूमत ने आज राज्यसभा को यकीन दहानी कराई कि कोरोना वबा से मुतासिर खलीजी ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीह बुनियादों पर कोशिश की जाएगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस सिलसिले में उन ममालिक में अपने हमसबों के साथ मुसलसिल बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को राज्यसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत के पास इस तरह के कोई आदाद व शुमार नहीं है कि कितने लोगों की कितनी उजरत बकाया है, लेकिन उन लोगों के तमाम मसाइल के हल के लिए आला सतह पर हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। Number of exact figure for the workers whose salaries are pending, but I wish to assure the member through you that today retaining employment, ensuring that wages are paid, ensuring welfare of workers, these have been very much the priority of our missions in the Gulf. From the highest level, we have been engaged on this matter, and we have been regularly talking to the governments of the Gulf at my level and at the ambassador's level. Thank you. Second supplementary. Sir, to a specific question about the representation from Kerala state, nothing has been mentioned. But sir, how much of Indian mission abroad spent during the last 2 years to assist and facilitate the non-resident Indians who suffer in foreign countries due to COVID situation? Indian Community Welfare Fund, during the COVID period, we spent 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. Thank you. Honorable KJ Alphonse. Kerala survives on remittances from our workers abroad, and I think over 25% of entire remittance to India, foreign exchange remittance to India also comes from Kerala. So we have over 500,000 Keralites have come back. Now, I don't find it feasible for the government of Kerala to rehabilitate these people because there are no employment opportunities in Kerala. I would like to know from the Honourable Minister, what is the steps taken by the government of India to get these people back to those countries so that they can get back to job? Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member that we have engaged the governments of the Gulf. This engagement is led by the Prime Minister himself. हुकूमत ने आज कहा कि अदालतों में जजों की तकर्रुरी में कोई रिजर्वेशन निज़ाम नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि उन ओहदों पर तकर्रुरी की सिफारिश करते वक्त खवातीन दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जानी चाहिए। कानून और इंसाफ के वज़ीर किरण रिजिजू ने जुमेरात को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 मंजूर शुदा ओहदों में से 4 और हाई कोर्ट्स में 1019 ओहदों में से 83 खवातीन जज हैं। उन्होंने कहा कि जजों की तकर्रुरी में रिजर्वेशन सिस्टम इल्तिज़ाम नहीं है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि जब भी कॉलेजियम जजों की तकर्रुरी के सिलसिले में सिफारिशात पेश करे तो उसे खवातीन, SCs और STs को तरजीह देनी चाहिए। Sir, I have partially mentioned in my earlier statement, there are no provisions of reservations for the appointment of judges in the judiciary.
But still we keep insisting that while we are talking about appointing quality judges, at the same time, we have to also ensure that preferences are given for the appointment of women judges as well as people belonging to backward classes, including scheduled castes and scheduled tribes. श्री रामनाथ ठाकुर, लोकसभा बैठकर बोले। रामनाथ जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में महिलाओं और पिछड़े वर्ग और दलित लोगों की जज की संख्या कितनी है? सर, मेरे पास पूरा देश का फिगर है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं पटना के लिए। पटना हाई कोर्ट का सर टोटल अप्रूव जो जजेस का स्ट्रेंथ है 53 है, 53, और इस वक्त वहां कोई वुमेन जजेस नहीं है। ये थोड़ा से दुख की बात है, इसलिए हमने वहां के चीफ जस्टिस को भी लेटर लिखा है कि जो अगले नाम आएंगे पटना हाई कोर्ट से तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार को वुमेन जजेस को अपॉइंट करने में मदद मिले। धन्यवाद। सर, आई पार्शली मेंशन मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने गुज़िश्ता 8 वर्षों में मुल्क में होने वाली तब्दीलियों का हवाला देते हुए जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि मुल्क में मजबूर नहीं मजबूत वज़ीर आज़म है। नकवी ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुल्क ने 7 दहाइयों में बहुत से ऐसे मौके और लम्हे देखे हैं जो कामयाबी और सफ़र के थे, लेकिन 2014 के बाद उन 8 वर्षों में जो तब्दीलियां आई उस पर तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। आज 2 हिंदुस्तान, सनातनी और समानती हिंदुस्तान की बात होती है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान, अजीम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को सोचने और समझने के लिए इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, कांग्रेस इज इंडिया और आइडिया इज कांग्रेस की सोच से बाहर निकलना होगा। आज जो बदलाव हुआ इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे इस हाउस में, हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, डिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है। सर, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ 5वां परिवर्तन। सर, ये 6ठा परिवर्तन जो है जो छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल मैंने लोकसभा में एक तकरीर की थी, कहा था कि हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे भयंकर यह है कि मुल्क
दो मुल्क बनाए जा रहे हैं। एक चुने हुए अरबपतियों का मुल्क है, उसमें मुल्क का जितना भी रकम पैसा चाहते हैं वो मौजूद है। दूसरा गरीब मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी जनता है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की तरक्की किसी पार्टी की देन नहीं है, ये किसानों, मजदूरों, कारीगरों की वजह से है। साइंस कॉलेज में जुमेरात को राहुल गांधी ने कहा कि ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क बनाया उन्हें किनारा कर दिया जाए। मुल्क में सिर्फ 100 लोगों के पास 40% दौलत है, ऐसा हिंदुस्तान हम होने भी नहीं देंगे। कल मैंने लोकसभा में एक भाषण किया और उसमें कहा कि हिंदुस्तान के सामने 2-3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रही है। और मैंने कल पार्लियामेंट में यह समझाया और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। खतरा किस बात का है? सबसे पहला खतरा, भयंकर खतरा, बीजेपी आज एक देश को 2 देशों में बांट रहा है। 2 नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरबपतियों का, उस देश में हवाई जहाज, हाई टेक्नोलॉजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो आप ले सकते हो। और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश। एक तरफ देश में मंदी रहा, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के गलत नीतियां, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण से आम जनता के जेब से पैसा खाली हो गया था। किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, गांव के रहने वाले हो, चाहे शहर के रहने वाले हो, चाहे व्यापार करने वाले लोग हो, चाहे ठेला खोमचा चलाने वाले लोग हो, उनके जेब में पैसा बिल्कुल नहीं था। देश में मंदी जरूर रहा है, लेकिन राहुल जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर के दादरी इस्लामी इलाके में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में डोर टू डोर मुहिम के लिए पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो करके आवाम से उनके मसाइल हल के लिए हर तरह के इक़दाम का वादा किया। अपने मुख्तसर खिताब में प्रियंका गांधी ने मौजूद आवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनकी लड़ाई में मदद के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करेगी।
पेगासस जासूसी मामले की जांच सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ताउन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी के पास सिर्फ 2 ही लोगों ने अपना फोन जमा कराया है। अब कमेटी ने एक बार फिर पब्लिक नोटिस जारी की है। जुमेरात के रोज इस नोटिस में कमेटी ने इस मामले से जुड़े लोगों को 8 फरवरी 2022 तक अपने फोन जमा कराने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने इससे पहले 2 जनवरी 2022 को भी नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में कहा गया था कि जिन भी लोगों को लगता है कि उनके फोन पेगासस के जरिए हैक किए गए हैं, वो अपने फोन सॉफ्टवेयर जांच के लिए कमेटी के पास जमा करा दें। जुमेरात को जारी नोटिस में कमेटी ने बताया कि पहले नोटिस के बाद सिर्फ 2 लोगों ने ही फोन जमा कराया था। एमएल शर्मा नाम के एक एडवोकेट ने 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की बुनियाद उसे बनाया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी हुकूमत ने 2017 में एक डिफेंस डील के तहत इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा था। हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि वो बीजिंग में जुमे से शुरू होने वाले सरमाई ओलंपिक खेलों की इफ्तिताई और अख्तितामी तकरीबात में हिस्सा नहीं लेगा। वजीर खारजा ने जुमेरात के रोज कहा कि हिंदुस्तान 4 फरवरी से बीजिंग में मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक खेलों की इफ्तिताई और अख्तितामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन ओलंपिक गेम्स को सियासी रंग दे रहा है। कप्तान यशथुल के 110 रनों की शानदार सेंचुरी और उनके डिप्टी शेख रशीद के 94 विकेट के साथ तीसरे विकेट के लिए 204 रन की डबल सेंचुरी पार्टनरशिप और गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। 4 जुम्मे के रोज अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन की इबरतनाक शिकस्त के बाद हिंदुस्तान मुसलसिल चौथी बार फाइनल में दाखिल हुआ, जहां उनका खिताबी मुकाबला इंग्लैंड से होगा। हिंदुस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 290 का हिमालयाई स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 41.5 ओवर्स में 194 पर निपटा दिया। यश धवल को उनकी सेंचुरी के लिए मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 31,42,760 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। इसी दौरान 12,987 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 38,62,59,598 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 57,21,621 हो गई है। दुनिया भर में फिलहाल 7,45,98,916 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 1,72,000 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई। शिफायाबी की शरह मुसलसिल 12वें दिन पॉजिटिविटी की शरह से ज़्यादा है, लेकिन इस दौरान अब ओमिक्रॉन के हवाले से एक सवाल पैदा होता है, और वो ये कि क्या कोई शख्स दोबारा ओमिक्रॉन से मुतासिर हो सकता है। दरअसल मैक्स हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों में कोरोना से शिफायाब होने के 10 दिन बाद दोबारा कोरोना की अलामात नजर आ रही हैं। अगरचे कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम उनमें ओमिक्रॉन मिला है या नहीं उसकी तस्दीक अभी नहीं हुई, लेकिन सवाल यह पैदा जरूर होता है कि क्या कोई शख्स ओमिक्रॉन से 2 मरतबा भी मुतासिर हो सकता है। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले कुछ दिनों से डिक्लाइन इन कोविड-19 रिपोर्टेड केसेस देश में नोट किया जा रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी कम होते होते 15,33,000 के करीब पहुंच चुकी है।
एवरेज डेली केसेस अगर एक हफ्ते का औसतन निकाले देखें तो देखते हैं करीब 2,04,000 केसेस के करीब रिपोर्ट हुए हैं। केस पॉजिटिविटी भी पिछले एक हफ्ते में 12.98% के करीब नोट की गई है। हम अगर देखें कि जहां हमारे यहाँ 21 जनवरी को एक हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो कि इस सर्च के समय पे नोट किया गया था, तब 3,43,000 केसेस आए थे। हुकूमत ने जुमेरात के रोज कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने में कोविड टीकाकारी एक मौसर हथियार साबित हुई है और उससे इन्फेक्शन की शरह और शरह अमवात में कमी आई है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी लव अग्रवाल, नीति आयोग में हेल्थ मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में कोविड इन्फेक्शन की शरह और फैलाव में कमी आ रही है। मुल्क की 34 रियासतों में कोविड इन्फेक्शन की शरह में गिरावट आई है। On vaccine front, there is significant progress which we have reported, and today we also report to you clear evidence that vaccination has been protecting our people. Vaccination has been ensuring low prevalence of severe disease, protection against mortality, and this has been the hallmark of this phase of a pandemic where this protective shield has been available to the people of our nation. On vaccine. सिरोही में एक ही दिन में 2 भाइयों की मौत ने सभी को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि एक भाई की मौत होने के 20 मिनट बाद ही दूसरे ने भी दम तोड़ दिया और एक दिन में घर में दोनों भाइयों की अर्थी उठी। दोनों भाइयों की शादी भी एक ही दिन हुई थी और दुनिया को अलविदा भी दोनों ने एक ही साथ किया। हालांकि भाइयों की उम्र में 15 साल का फर्क था, लेकिन उनके बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आखिरी पल तक वो जुदा नहीं हुए। छोटा भाई हीरा राम देवासी की तबीयत कई दिनों से खराब थी, लेकिन बड़े भाई रावता राम सेहतमंद थे। 29 जनवरी को रावता राम ने खाना नहीं खाया। इसके बाद उनकी बीवी के कहने पर बड़ी मुश्किल से एक बिस्किट खाया और छोटे भाई का हाल पूछकर सो गए, फिर कभी नहीं उठे। रावता राम 90 साल के थे और हीरा राम देवासी 75 साल की उनकी उम्र थी। इन दोनों के बीच 15 साल का फासला था। रावताराम बड़े थे। दोनों भाइयों की शादी भी एक ही दिन हुई थी और एक ही दिन दोनों की मौत हुई। इस मौत के बाद पूरे गांव में एक गम की लहर दौड़ गई और लोगों ने इन दोनों भाइयों के बीच की मोहब्बत को काफी सराहा। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की एयर स्ट्राइक पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान आया। बाइडेन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया। शुरुआत में इस हमले में 13 आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद बाइडेन का बयान आया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से दावा किया कि इब्राहिम मारा जरूर गया, लेकिन वो अपने ही बम का शिकार बना और इस दौरान उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे फौजियों की बहादुरी को सलाम, हमने जंग के मैदान में अबू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया। वो आईसिस का लीडर था। ऑपरेशन के बाद सभी अमेरिकी फौजी हिफाजत से अपने बेस पर लौट आए हैं। उज्बेकिस्तान की दारुल हुकूमत ताशकंद से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। यहाँ के नेशनल जू में एक मां ने अपनी 3 साल की बेटी को भालू के बाड़े में फेंक दिया। ये बाड़ा या ये कहें कि खाई करीब 16 फीट गहरी थी। इसके बावजूद बच्ची बच गई। हालांकि उसे कुछ हल्की चोटें आई हैं और अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मुल्जिम मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इस खातून ने इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। ये वाकया पीर का बताया जा रहा है। इसका वीडियो अब सामने आया है। भालू के बाड़े से कुछ दूरी पर सीसीटीवी के कैमरे लगे थे, इनमें वाकया कैद हो गया। फ्रांसीसी जजीरे रीयूनियन पर समुद्री गर्दाबी तूफान बित्सो राय की वजह से होने वाली तूफानी बारिश और तेज हवाओं के नतीजे में कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 25 दीगर को बचा लिया गया। जैक ब्लिंट एक एहलकार ने जुमेरात को इत्तला दी। रीयूनियन लारे न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ब्लिंट के हवाले से कहा कि अब तक किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं। हालांकि गैर मुसद्दिका खबरों में 12 लोगों की हलाकत की बात की गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल लीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।